मुस्लिमों के घर को फूंकना, आग लगाना, उसमें लूटपाट करना जैसे जो तमाम तरीके के आरोप बहराइच हिंसा में लगे, दंगा में लगे, आखिर वो कौन भड़काना चाहता था? आखिर वो कौन से शख्स हैं जिन्होंने ये पूरी साजिश को रचा? क्या ये रैंडम हिंसा हुआ या फिर इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी? जी, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। क्राइम कथा में इस वक्त बहराइच दंगे से सीरीज जो जुड़ी हुई है, उसका हर रोज हम एक नया अध्याय लेकर आ रहे हैं। आज नया अध्याय दैनिक भास्कर के गुप्त कैमरे पर जिन दो दंगाइयों ने ये खुद कबूला था कि वो हिंसा में थे, उन्होंने आग लगाई, उनका मकसद था पूरे महाराजगंज को फूंकना, वो दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। हमने ये लगातार आपको खबर दिखाई इस क्राइम कथा में, इसी सीरीज से जुड़ी हुई एक के बाद एक एपिसोड लाई और अब फिलहाल कार्रवाई हो चुकी है। उन्हें कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इन दोनों से गिरफ्तारी के बाद सवाल पूछे गए और इन्होंने कबूल किया कि हां, ये हिंसा में शामिल थे। दैनिक भास्कर के कैमरे पर इन्होंने खुद ही कबूल किया था, गुप्त कैमरे पर, कि इन्हें दंगा भड़काना था। इनका मकसद था लोगों को जलाना, लोगों के घर को जलाना, पूरे महाराजगंज को फूंकना। यहां तक कि इन्होंने चौंकाने वाला खुलासा यह किया था कि 2 घंटे के लिए पुलिस ने हमें छूट दे रखी। अब आज एक और सच सामने आएगा। दरअसल जो हरदी थाने के थानाध्यक्ष थे, उन्होंने एसपी वृंदा शुक्ला को एक लेटर लिखा था। वो लेटर हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उस लेटर में साफ तौर पर उन्होंने अनुरोध किया था कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक जी, हमें दशहरा पर्व के दिन जो हर्षोल्लास के साथ हर साल की भांति इस साल भी मनाया जाएगा, उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की जरूरत है। हमारी अनुरोध है कि आप उसको पूरा करें। लेकिन इसके बाद भी पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती वहां पर क्यों नहीं की जाती है? क्या जो आरोप इन 2 नशेड़ियों ने, इन 2 हिंसा करने वाले युवकों ने लगाया है, वो सच है कि 2 घंटे की छूट की पहले से ही व्यवस्था की गई थी? क्या बहराइच पुलिस इस बात को मानती है? क्योंकि जो लेटर था, अगर ये लेटर मिला था तो इसके बाद भी अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या यह सुनियोजित था? ये सारे सवाल विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं और इस लेटर के बाद तो अहम सवाल खड़ा होता है एसपी वृंदा शुक्ला पर भी, क्योंकि विपक्ष लगातार इस बात के आरोप लगा रहा है कि यह सुनियोजित तरीके से रचा हुआ एक दंगा, एक हिंसा है। राम गोपाल मिश्रा को मारना हो, उसकी हत्या हो, या फिर छत पर चढ़ाकर भीड़ द्वारा लगातार उसे उत्साहित करना हो कि वो और कुछ करे, ये दोनों गलत है। ये दोनों जघन्य अपराध था। किसी की हत्या करके उसे डिफेंड करना कि मैंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी, ये भी उतना ही गलत है जितना नीचे सड़क से उपद्रव करके किसी को किसी छत पे चढ़ाना और वहां से उसे कहना कि किसी का झंडा उतारो, हमारा लहराओ, यह भी गलत था। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो भीड़ राम गोपाल मिश्रा को उस दिन उकसा रही थी 14 अक्टूबर को, वो भीड़ कहां गई? अब तक कुल 1300 लोगों पर तकरीबन एफआईआर की गई है। तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की भी बात सामने आई, लेकिन अब तक बहराइच पुलिस इस बात को साबित करने में नाकाम ही है कि आखिर उस दिन हिंसा हुई कैसे। अलग अलग थ्योरियां लगातार आ रही हैं, लेकिन सवाल अब इस बात पर है कि जिन 2 आरोपियों ने, जिन्हें अब गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्होंने जो सच्चाई बताई है, क्या वही सच है? अब तक जो रिपोर्ट सामने आई है, दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में इस रिपोर्ट को लिखा है कि वहां पर जो बाइक की एजेंसी थी हीरो की, उसके अलावा बगल में लखनऊ सेवा अस्पताल था, उन दोनों को जानबूझकर जलाया गया क्योंकि उन दोनों का मालिक मुसलमान था। कई बार यह खबर आई कि जो बाइक की एजेंसी थी वो मुस्लिम युवक के नाम पर नहीं थी। बिल्कुल ये सच है, लेकिन उस बाइक की एजेंसी में जो पैसा लगा था वो किसी मुस्लिम का लगा था। ये बात जानने के बाद इस तरीके का कदम उठाया गया। 30 से ज्यादा घरों में आरोप लगा कि अब तक उनको जलाया जा चुका था। उनमें जो वाहन खड़े थे उनको फूंक दिया गया। अगल बगल जितनी गाड़ियां मिली उन सबको आग लगाया गया और ढूंढ ढूंढ के आग लगाया जा रहा था कि आखिर कौन किस समुदाय का है।
तो क्या पूरी साजिश पहले से रची गई? लोगों के लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं, लोग लगातार इस बात के सवाल उठा रहे हैं। कभी एक पक्ष कहता है कि तुम सिर्फ दूसरे पक्ष की बात करते हो, तो दूसरा पक्ष लगाता है कि तुम केवल इस पक्ष की बात करते हो। लेकिन पक्ष विपक्ष का कोई रोल ही नहीं है। यहां पर रोल है तो केवल इंसानियत का। बीजेपी के विधायक ने खुद के 7 से 8 नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन अगले ही दिन अपने बयान से वो यूटर्न मारते हैं और कहते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं था कि जिस पर मैंने एफआईआर दर्ज कराई वो बीजेपी का नेता है। यानी अगर विधायक महोदय को पता होता कि वो बीजेपी का है तो वो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं कराते। लेकिन पहले दिन तो उन्होंने सारा खेल कर दिया था। पहले ही दिन उन्होंने खुलासा कर दिया था कि हिंसा में बीजेपी के स्थानीय नेताओं का रोल। उन्होंने पत्थर चलवाए, यहां तक कि फायरिंग करवाई, विधायक को जान से मारने की कोशिश की। यह विधायक ने अपनी एफआईआर में लिखवाया। लेकिन बाद में जैसे ही विपक्षी पार्टी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश करती है, विधायक अगले दिन अपने बयान से पलटी मार देते हैं और कहते हैं कि हमें तो यह पता नहीं था कि हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता है ये या नेता है। विधायक को इतना भी नहीं पता कि उसके स्थानीय नेता उसकी पार्टी के हैं। उसके बाद इस तरीके की बयानों से पलटी मारना, कहीं ना कहीं पहले खुलासा करना और बाद में यह कहना कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ये वही विधायक हैं जिन्होंने राम गोपाल मिश्रा की परिवार की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करवाई थी। उसके बाद विधायक को लेकर वाहवाही जरूर हो रही थी, लेकिन अगले दिन जैसे ही वो खुलासा करने की बात करते हैं और उसके बाद वो अपने बयान से पलटी मारते हैं, उसमें बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। फिलहाल एक और चीज अहम हो जाती है जब इसी भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में एक चीज निकलकर सामने आती है। हरदी थाने पर ही तैनात एक पुलिस अफसर जो अपनी नाम ना बताने की शर्त पर इस बात का खुलासा करता है कि वहां पर आखिर क्या कुछ हुआ था। विधायक से पूछे बिना आसपास के 4 थानों में 151 यानी मामूली केस तक के केसेस में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। विधायक जी का पूरे जिले में होल्ड है। डीएम एसपी उनकी ही बात सुनती हैं। मुझे सूचना मिली कि राम गोपाल मिश्रा की पहले से ही अब्दुल हमीद के परिवार से टशन थी। अब्दुल का बेटा जिसने गोली मारी है वह बदमाश है। अगर दोनों में विवाद नहीं होता तो राम गोपाल सिर्फ अब्दुल के घर का ही झंडा नहीं उखाड़ता। वहां तमाम मुस्लिमों के घर हैं जिन पर झंडे लगे हुए थे। यानी अगर इस पुलिस अफसर की बात को सही माना जाए तो फिर यह पूरा मामला केवल दूसरे समुदाय को टारगेट करना है। उस भीड़ पर अब तक क्या कार्रवाई हुई इसकी भी कोई खबर नहीं है। महज एफआईआर दर्ज हुई है अज्ञात लोगों पे। घटना से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज, इसके अलावा कई वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, उसमें एक और चीज होती है जिससे बहराइच पुलिस की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आती है। एक सीओ साहब हैं, वो अश्रु गैस के गोले छोड़ना चाहते थे, यानी वो फायर करना चाहते थे, लेकिन उनसे बंदूक ही नहीं चलती, या बंदूक चलती भी है तो शायद वो सामग्री जो यूज की जाती है वो खराब थी और वो अपने सिपाहियों पर भड़कते हैं। दूसरी तरफ बहराइच पुलिस ने क्या अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश की है? क्या अतिरिक्त बल जो चाहिए था, जो लगातार कई रिपोर्ट्स में खुलकर सामने आया कि मांग तो की गई लेकिन दिया नहीं गया, क्या यह सच्चाई है कि पुलिस जैसे हर बार की तरह करती थी लेकिन इस बार जानबूझकर चूक की गई? इन 2 आरोपियों ने जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इनके बाद अब खुलासा होने की उम्मीद है। मैं हर बार आपसे कोशिश करता हूं कि आप लोग किसी भीड़ का हिस्सा न बनिए। आपके लिए सरकार है। वास्तव में आप नहीं खतरे में हैं, लोगों की राजनीति खतरे में है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आप केवल उनकी राजनीति का एक हिस्सा बनते हैं, चींटी मात्र हैं। वो आपका प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, चुनाव खेलते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, और अंत में आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। अगर आप कहीं फंसेंगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। फिलहाल क्राइम कथा का अगला एपिसोड हम कल लेकर आएंगे। ऐसे में हमारी विशेष अनुरोध एक बार फिर से रहेगी कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरा नाम था दिव्यांशु। नमस्कार।